ये बोर्ड एक सपने का है। 18 या 19 साल का था, अभी तो 28 साल का हो गया। तब से तो काम चल रहा है। शायद तो नहीं, बस खाली जंगल ही है पूरा, कुछ बना तो है नहीं। जंगल तो बन गया अभी अपने आप धीरे धीरे। जंगल में क्या कुछ अंदर काम तो हुआ नहीं है ना, जीरो है, अभी जंगल ही जंगल है। जंगल तो नहीं है, ऑफिस वगैरह बना हुआ है, शेड वगैरह सिक्योरिटी अकेले रहते हो आप यहाँ पे? नहीं, हम 4 लोग रहते हैं। उनको गुस्सा जो था प्रफुल्ल भाई को, प्लांट को रोक दिया उन्होंने। ये कंपनी बनी होती तो यहाँ के लोगों को 10,000 रोजगार मिलता। ये बोर्ड एक सपने का है जो कि भंडारा ज़िले के साकोली तहसील के लोगों को दिखाया गया था। वो सपना जो अब टूट चुका है। बोर्ड में आप देख पा रहे हैं BHEL भेल का भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का एक प्लांट यहाँ बनना था। पावर इक्विपमेंट फैब्रिकेशन प्लांट लिखा हुआ है, बनना था। 2013 में ये सपना भंडारा ज़िले में साकोली के लोगों को दिखाया गया था और करीब 270 किसानों से 501 एकड़ ज़मीन एक्वायर की गई थी। उनसे कहा गया था आप ये ज़मीन देंगे, आपको मुआवजा मिलेगा और उसके बाद इस क्षेत्र में एक बड़ा प्लांट आएगा और उससे लोगों को रोज़गार मिलेगा। रोज़गार भी कुछ लोग, चंद लोगों को नहीं, हज़ारों की संख्या में लोग तो 10-20 हज़ार रोज़गार का भी दावा यहाँ पर करते हैं कि अगर ये प्लांट शुरू होता तो 10-20 हज़ार लोगों को इस क्षेत्र के रोज़गार मिलता। भंडारा के बारे में अगर आप जानेंगे या जो लोग महाराष्ट्र के हैं वो जानते होंगे कि ये काफ़ी पिछड़ा इलाका है। महाराष्ट्र के सबसे पिछड़े इलाकों में है, विदर्भ रीजन में आता है। विदर्भ वो हिस्सा है जहाँ पर आत्महत्या, किसानों की आत्महत्याओं के तमाम मामले आते हैं। आंकड़ों में देखेंगे तो भयानक आंकड़ा है, मगर एक ऐसा आसरा यहाँ पर दिखा था लोगों को कि एक प्लांट शुरू होगा, रोज़गार मिलेगा, उन्नति आएगी क्षेत्र, मगर ऐसा हो नहीं सका। 2013 में सपना दिखाया गया था। उसके बाद से आप देख सकते हैं ये बोर्ड लगा हुआ है, ये गेट बना हुआ है, बाउंड्री बनी हुई है, मगर अंदर आपको अगर देखेंगे इस प्लांट के अंदर तो सिर्फ जंगल नज़र आएगा। तो इस पूरे के पीछे ये क्यों नहीं हो पाया, एक पॉलिटिक्स है। उस पॉलिटिक्स को समझने का प्रयास हम करेंगे। हमारे साथी हैं रुपेश, TV9 के लिए यहाँ पर भंडारा में काम करते हैं। रुपेश, क्या कारण रहा है? आप बता रहे थे कि 2013 में भूमि पूजन हुआ था इस जगह का और पूरा क्षेत्र आस लगाए बैठे था यहाँ प्लांट बनेगा, लोगों का भला होगा, उन्नति आएगी, मगर ऐसा तो हुआ नहीं। क्यों हुआ, ऐसा हुआ? राजकीय उदासीनता यहाँ पे है। देखा जाए तो 2013 के मई महीने में इसका भूमि पूजन हुआ। उसके बाद में 270 किसानों से 510 एकड़ की एक खेती जो है अधिग्रहित की गई। मात्र अभी तक जो है प्रफुल्ल पटेल हो या नाना पटोले हो, इनके ये जो पॉलिटिकल फंडे ही खेल रहे हैं और अभी तक सिर्फ चुनाव लड़ते समय इस मुद्दे को लिया जाता है कि हम अगर चुन के आए तो भेल का प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। मात्र अभी तक ये हुआ नहीं है क्योंकि राजकीय उदासीनता दिख रही है। 2 नाम लिए, प्रफुल्ल पटेल जो कि NCP के बड़े नेता हैं, मंत्री रहे हैं, फिलहाल जो अजीत पवार वाली NCP है उसमें वो हैं और अगर महायुति जो गठबंधन है उसका हिस्सा हैं, ये माना जा सकता है। और प्रफुल्ल पटेल 2014 में यहाँ से चुनाव हारे थे। किसके खिलाफ? नाना पटोले। प्रफुल्ल पटेल उस समय NCP में हुआ करते थे, उस समय NCP एक पार्टी थी, और नाना पटोले जो इस वक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और यहाँ से विधायक हैं, वो उस वक्त BJP में हुआ करते थे। 2017 में BJP छोड़कर वो वापस से कांग्रेस में आ गए और साकोली से वो विधायक हैं, 4 बार विधायक रहे हैं। तो ऐसा भी यहाँ के जानकार लोगों का कहना है और मेरी कुछ बात भी हुई, साकोली में अभी गए थे, वहाँ लोगों ने कहा कि प्रफुल्ल पटेल और नाना पटोले, इनकी जो आपसी खींचतान है, इनकी जो आपस में राजनीति चलती है, कहीं ना कहीं वो भी एक कारण रहा है इस प्लांट के रुके होने की वजह से। ऐसा लोग आरोप लगाते हैं। सच्चाई क्या है ये अपने में, ये क्या ये पॉलिटिक्स वाकई चलती है नाना पटोले और प्रफुल्ल पटेल के बीच? यस, ये बिल्कुल, क्योंकि श्रेयवाद के लिए ये अभी तक रहा, क्योंकि नाना पटोले जो है अभी प्रदेशाध्यक्ष है कांग्रेस के, और इसके पहले से अगर दिग्गज नेता, बड़े नेता जो बोले जाए तो प्रफुल्ल पटेल थे। तो उनको एक दूसरे के लिए जो है कि मैं क्यों करूँ, ये करेगा, इस वजह से ही एक दूसरे पे ढकलते रहे और अभी तक जो है ये पॉलिटिकल फंडा बनते ही आया सिर्फ। और कम से कम 10,000 लोगों को रोज़गार यहाँ से मिला रहता। ITI पॉलिटेक्निक करे हुए बहुत सारे बेरोजगार हैं
वो जो है अभी भी बेरोजगारी है, दूसरे काम कर रहे हैं। उनको अगर यहाँ पे रोजगार में रहता तो भंडारा जिले का अच्छा से विकास हो गया रहता, मात्र अभी तो वंचित है। भंडारा के लोग अभी हम हो के आए हैं साकोली में, और वहाँ मैं आपको बताऊं मुझे लगभग जितने लोग मिले, हर दूसरा आदमी इस भेल प्लांट का जिक्र कर रहा था, और वो अभी भी आस लगाए बैठा है कि ये जो 501 एकड़ ज़मीन एक्वायर की गई है वहाँ पर कुछ काम होगा, वहाँ पर इंडस्ट्री आएगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। हम आपको बता दें हर चुनाव 2013 के बाद 2014 का लोकसभा चुनाव आया, विधानसभा चुनाव हुए, उसके बाद उसका फिर 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, फिर विधानसभा चुनाव हुए, और अब 2024 का लोकसभा चुनाव हो चुका है और अब विधानसभा चुनाव हो रहा है। 6 चुनाव बीत चुके हैं, हर चुनाव में ये भेल का प्लांट मुद्दा बनता है भंडारा ज़िले में, मगर होता कुछ नहीं है। ज़मीन जंगल हो चुकी है और जंगल घना होता जा रहा है और लोगों की आस टूटती जा रही है। तो एक बड़ा मुद्दा है भंडारा को। उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले वक्त में इसका कुछ भला हो, राजनीति से इतर सोचकर, इस क्षेत्र के लोगों का भला सोचकर सरकार जो भी आती है आने वाले वक्त में वो उस पर ध्यान दे, इस प्लांट को लगाने पर ध्यान दे, ताकि यहाँ के लोगों का भला हो सके, रोज़गार मिल सके। हमारे साथ विजय खंडेरा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, भंडारा में लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। हम अभी हो के आए हैं भेल के प्लांट, जो कि भेल का प्लांट कहने को है सिर्फ जंगल और बाउंड्री है चारों तरफ। तो मैं विजय जी आपसे जानना चाहता हूँ कि इसका इतिहास क्या है, कब ये शुरू हुआ था, कब ये लोगों को सपना दिखाया गया? क्योंकि अभी हम साकोरा गए थे, वहाँ हर आदमी, हर दूसरा आदमी इसी का ही जिक्र कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि लोग इसकी तरफ देख रहे हैं, मगर लंबे समय से राजनीति की भेंट चढ़ा हुआ, ऐसा लोगों ने बताया। क्या इतिहास है इसका? सबसे पहले आपने अगर देखा होगा, आपने जैसे कहा कि हम काफ़ी घूम चुके हैं इसमें, भंडारा गोंदिया का जो पूरा क्षेत्र है, विदर्भ का ये पूर्वी एरिया है और महाराष्ट्र का सबसे अविकसित क्षेत्र है उद्योगों के मामले में। जबकि भंडारा, जैसे नाम ही भंडारा है, तो इसके अंदर में यहाँ पर खनन उद्योग बहुत अच्छे तरीके से, फिर यहाँ पर चावल है, सदाप्रवाही नदियाँ हैं, हमारे यहाँ की जो रेत है, सफ़ेद रेत, सबसे महंगी रेत जिसे सफ़ेद सोना भी कहा जाता है, इस तरीके से। लेकिन इसका जिस तरीके से एक व्यावसायिक और इन संसाधनों का प्रगति के हिसाब से जो इस्तेमाल होना चाहिए वो हुआ नहीं है। और जैसे कि आपने भेल का जिक्र किया, भंडारा जिला और गोंदिया जिला भी, दोनों जिले भी उद्योग के मामले काफ़ी पिछड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक है जब भी चुनाव आते हैं या फिर जो राजनेता एक सपना दिखाते हैं कि भंडारा के अंदर में, गोंदिया के अंदर में अगर हमें तरक्की करना है, आगे बढ़ना है, तो यहाँ पे उद्योग लाने चाहिए, और वाकई में इसकी आवश्यकता भी है। और इसी मंशा से जब तत्कालीन सांसद जो हुआ करते थे प्रफुल्ल पटेल, उनके प्रयासों से उन्होंने काफ़ी इसके लिए कोशिश की, और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसको आप भेल के नाम से भी जानते हैं, देश की नवरत्न कंपनियों में से एक है और काफ़ी प्रतिष्ठित है, उसके लिए भंडारा के अंदर में लगभग 200-300 किसानों के 510 एकड़ के लगभग का अधिग्रहण किया गया था। और सब कुछ अगर ठीक होता तो शायद वहाँ पे कंपनी भी लग जाती। लेकिन बाद में जब सत्ता परिवर्तन हुआ, और फिर जब सत्ता परिवर्तन जो हुआ, तो फिर ये भेल मुद्दा जो हो वो पूरा हाशिए पे चला गया। ये प्लांट प्रस्ताव कब आया था? ये 2014 के इलेक्शन के पहले आया था। 2014 लोकसभा इलेक्शन के पहले आया था, जब प्रफुल्ल पटेल सांसद हुआ करते थे यहाँ के, और कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में। जी बिल्कुल जी। ये और सरकार बदली, इसका क्या हुआ? अब स्वाभाविक है, जिसके अंदर में होता क्या है कि जैसे अक्सर जो राजनीति में होता है, जो होना नहीं चाहिए कि विकास के जैसे उद्योग है, कोई भी राजनेता लाए, कोई भी पार्टी लाए, आखिर ये जो उद्योग है जो पूरे क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक हो, तो उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, जिसकी सामूहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। जब क्षेत्र के लोगों को काम मिलता हो, हाथों में पैसा आता हो, तो उसके लिए सभी राजनेताओं की प्रतिबद्धता होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से ये नहीं होता। ये सारी चीज़ें श्रेय लेने में, क्रेडिट लेने में और छीनने में, ये सब जो मुद्दे रहते हैं हाशिए पे छूट जाते हैं या फिर उसकी बलि चढ़ जाती है। भेल का मुद्दा भी कुछ इस तरीके से हुआ, उसकी बलि चढ़ गई। और कुल मिलाकर जो भेल परियोजना यहाँ पे प्रारंभ हो सकती थी, अगर राजनेता फिर पार्टी बदलने के बाद में, सत्तांतर होने के बाद में जो भी राजनेता सत्ता में आए, वो अगर कुछ इच्छा शक्ति अगर दिखाते, तो निश्चित रूप से भेल जो परियोजना है आज साकार हुई, सबको दिखती, और भंडारा और गोंदिया का जो क्षेत्र का विकास है ये कहीं चौगुना। प्लांट में होना क्या था, यहाँ बनना क्या था? उस समय जानकारी दी गई थी कि पहले तो सोलर, और समय समय पे वो बदलता रहा कि वहाँ पर क्या एग्जैक्टली क्या होने वाला है, ये उस समय न राजनेता बता पाए, न बाद में कोई भेल भी खुद साफ कर पाई। पहले ये बताया गया कि सोलर के लिए जो पैनल्स है उसके लिए जो बनने वाले वो है, फिर ट्रांसफार्मर के लिए कुछ बनने वाला है, उपकरण जो लगने वाले वो वहाँ पे बनने वाले। फिर वजह ये बता दी गई कि जो उसके लिए रॉ मटेरियल्स आता है, चूँकि बंदरगाह से काफ़ी दूर है, तो उसको ट्रांसपोर्ट करके यहाँ तक लाना
काफ़ी महंगा हुआ रहता है। इस वजह से पूरी परियोजना को यहाँ पे कारगर करना पैसों की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से बराबर नहीं था, इस वजह से पीछे हट गया। ये बहुत सारे कारण थे, लेकिन ये खैर ये तो दिखावे के कारण थे। असली कारण ये था कि यहाँ पर राजनेताओं की कारण इच्छा क्या है शक्ति जी, नहीं। वही जानना चाहता हूँ कि असली कारण क्या है कि भेल का प्लांट जो होना चाहिए था वहाँ तक पहुँच नहीं पाया। बस असली कारण यही है कि ये पूरी जो परियोजना है जो श्रेय लेने और न देने की भेंट चढ़ गया। कौन नेता है, मतलब आपने प्रफुल्ल पटेल एक नाम बताया जो इस योजना को लाए थे, उसके बाद फिर भाई सरकार बनी, नाना पटोले 2014 में यहाँ के सांसद बने, उन्होंने क्या प्रयास किए? 2 साल बीच में जब वो कांग्रेस में शामिल हो गए तो उनकी सरकार भी आई, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उनकी तरफ से क्या प्रयास किए? मतलब किसके टकराव की वजह से अटका है प्लांट? ये जो टकराव रहा है, जो देश के जो सबसे बड़े जो गठबंधन है, पहले यूपीए गठबंधन और एनडीए गठबंधन, प्रफुल्ल पटेल एक बड़ा चेहरा थे यूपीए गठबंधन का, और जब वो हार गए चुनाव के, उनकी पार्टी जब हार गई तो स्वाभाविक से अगर वो परियोजना अगर साकार होती तो आप लाख कितने भी अगर करते तो श्रेय सरकार ये शायद मानती थी कि ये श्रेय उनको ही जाता, प्रफुल्ल पटेल को, और श्रेय के न देने के चक्कर में इस परियोजना को वैसे लटका कर रखा गया। बस एक एकमात्र कारण है, बाद में तो बहुत सारी जो कहानियाँ उसका कोई उसको जिक्र करके भी कुछ हासिल नहीं होगा। संक्षेप में यही कहेंगे कि अगर इस राजनीतिक इच्छा शक्ति होती दोनों ओर की तो ये परियोजना साकार होती, और अभी बिल्कुल लोगों ने हमको बताया कि हर चुनाव में ये मुद्दा बनता है, इस चुनाव में फिर ये मुद्दा है। बिल्कुल हर चुनाव की बात नहीं, ये जो परियोजनाएं रहती है या फिर उद्योग रहते हैं जिससे लोगों के हाथों को काम मिलता है, परिवारों में संपन्नता आती, क्षेत्र का विकास होता है, ये मुद्दा कोई राजनीतिक मुद्दा या फिर चुनाव का मुद्दा नहीं रहता। ये बल्कि हर रोज की रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा, आम आदमी के जीवन से जुड़ा मुद्दा रहता है। सिर्फ ये नहीं कि वहाँ पर 5,000 के लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार होता है। जब एक कोई परियोजना आती है तो सिर्फ 5,000 को जब रोजगार मिलता है तो अप्रत्यक्ष रूप से हजारों हाथों को और रोजगार मिलता है, ये हमने देखना चाहिए। और जब आते हैं तो एक परियोजना के साथ साथ फिर और दूसरी और परियोजना आती है, यहाँ पर होटल्स आते हैं, दूसरी इंडस्ट्रीज आती है, बाजार बढ़ता है, और अगर ये सब होता है तो देश के क्षेत्र की तरक्की होती है, और जब क्षेत्र की तरक्की होती है तो देश की तरक्की होती है। बहुत सीधा सिंपल है। जो आपने बताया कि 250-300 किसानों से ज़मीन ये ली गई थी 501 एकड़, तो वो किसानों को मुआवजा तो मिला होगा, पर उनको शायद ये प्रॉमिस भी मिला होगा कि कल को जॉब लगाएंगी। तो वो किसान क्या सोचते हैं? बीच में कुछ आंदोलन वगैरह भी हुआ क्या इसको लेकर? बिल्कुल, क्या रहता है तो हर बार जिस तरीके से किसान जो है अन्नदाता है, अन्नदाता किसानों ने जो हर किसान जो खेत रहता है उसको अपनी माँ मानता है, उसका अपने जिगर का टुकड़ा मानता है। जब उसने देखा कि हाँ मेरी ज़मीन देने से इस क्षेत्र में तरक्की आ सकती है, कुछ लोगों को रोज़गार मिल सकता है और सब कुछ अमन चैन आ सकता है ना। भंडारा में अगर ये परियोजना होती तो भंडारा जिला का ये एक स्वर्णयुग प्रारंभ होता था। उसके लिए उसने उस समय बड़े हंसी खुशी या शायद नाखुशी से भी लेकिन ज़मीन दी। ज़मीन इसी तरीके से थी कि यहाँ पे परियोजना लगेगी, और हर कोई चाहता है कि जब परियोजना लगेगी तो मेरे घर के बच्चों को या न मेरे घर के लगे तो पड़ोस के किसको तो रोजगार तो मिलेगा, आर्थिक संपन्नता तो आएगी, तो देगा ना। जिससे जो प्रॉमिस तो किए गए थे, प्रॉमिस तो वही होते हैं कि हम आपके बच्चों को रोजगार देंगे, आपके इसके साथ में उद्योग बढ़ेंगे, तो हर किसी ने वो सपना देखा था। जब वो सपना पूरा नहीं होता, जब सपना टूटता है तो दिल के ऊपर में चोट आती है, वो कभी आप भर नहीं सकते जी। शरीर के लगे घाव आप भर सकते हैं, लेकिन दिल पे लगे घाव आप नहीं, किसी भी हिस्से नहीं भर सकते। तो ये परियोजना के अधर में लटकने वाले की वजह से स्वाभाविक है आज का जो किसान अपने आप को ठगा महसूस करता है। आप अगर देखेंगे कि 10 साल पहले ज़मीन के जो दाम थे और आज के दाम कई गुना बढ़ गए। ऐसे में उन किसानों को लगता है कि वो उस समय हमने हंसी खुशी जो ज़मीन दी, भले ही उस समय की सरकार ये कहे कि हमने किसानों को बहुत ज़्यादा दाम दिया है, लेकिन आज की अगर तुलना में करें, इतने 10 साल में क्या हासिल हुआ? खेतों बंजर पड़े हैं, उस खेतों के अंदर में अनाज उग सकता था। तो आप अगर देखो कि इतने 10 सालों के अंदर में उस 510 एकड़ खेत के अंदर में जो अनाज लगता उसका कितना होता, तो आप शायद ये बोलोगे कि भेल एक साल के अंदर में जितना कारोबार कर पाती शायद संभवतः उससे ज़्यादा 10 साल के अंदर में वहाँ पर उतना अनाज उग जाता, और अनाज का तो दूसरा कोई विकल्प है नहीं, ठीक है ना। तो ये किसानों के साथ में एक तरीके से ठगी हुई है। तो ऐसे इसमें किसान क्या कहेगा कि अगर आपके काम की अगर वो ज़मीन नहीं है तो हमें वो लौटा दो, हम वहाँ पे अपना धान उगाएंगे, समाज का पेट भरेंगे, राष्ट्र का पेट भरेंगे। तो उसके ऊपर भी विचार होना चाहिए, बस ज़मीन ऐसी पड़ी न रहे। आप क्या कोई उम्मीद है अभी उसको लेकर कोई चर्चा सीरियस होती है क्या प्रशासन में या राजनीतिक जो दल हैं या जो बड़े नेता हैं इस क्षेत्र के, कोई उसको लेकर उम्मीद बची है या अब उसको माना जाए कि कुछ होना नहीं वहाँ पर? उम्मीद तो उम्मीद रहती है जो कभी खत्म नहीं होती। और आपने जब देखा होगा कि भूमि अधिग्रहण जब देश के अंदर में बड़ा गंभीर मुद्दा है, या तो बहुत आसानी से भूमि अधिग्रहण होता नहीं,
है ना। आज हम ये अगर देखेंगे कि उसका अगर सकारात्मक दृष्टि से देखेंगे तो हाँ, आज हमारे पास में इतना बहुत बड़ा ज़मीन का पट्टा एक साथ में है जिसको आज भी अपन उपयोग में लाया जा सकता है। सरकार अगर आज के दाम से अगर उसको खरीदे तो उसको बहुत बड़ी राशि देना पड़ सकता है, लेकिन आज उसको देना नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके पास में पहले से इतनी बड़ी मात्रा में ज़मीन है जिसका उपयोग हम कर सकते हैं। ये उसका सकारात्मक पक्ष है। और जबकि हम देख रहे हैं कि देश के अंदर में नए नए प्लांट्स आ रहे हैं, आज उनके पास में ज़मीन है, ऐसे में आज नहीं तो कल निश्चित रूप से वहाँ पे बहुत अच्छी परियोजना आएगी। और फिर से वही बात कि राजनीति अगर इसमें इकट्ठा है, हमें हमेशा बताया जाता है, गुजरात का उदाहरण लोग देते हैं, है ना, पश्चिम महाराष्ट्र का उदाहरण लोग देखते हैं, तो वहाँ पर जब क्षेत्र के विकास से जुड़े मुद्दे की बात आती है तो वहाँ पे दलगत राजनीति बीच में आड़ नहीं आती, बल्कि किसी क्षेत्र में किसी उद्योग को लाने के लिए या उसको हटाने के लिए भी सारे राजनीतिक दल इकट्ठा आते हैं। उसके पीछे का एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि उस क्षेत्र की अगर तरक्की होगी तो उस क्षेत्र में मेरी भी तरक्की होगी, ये वहाँ के राजनेता मानते हैं। और ये सकारात्मक बदलाव हमारे यहाँ पर निश्चित रूप से आएगा। आप अगर देखेंगे, आपने अगर भंडारा के अंदर में अगर आप चक्कर देखा होगा तो पिछले 50 साल में नहीं हुआ इस तरीके से काम अभी भंडारा विधानसभा क्षेत्र में, खासतौर से भंडारा सिटी में हुए हैं। महाराष्ट्र में सबसे ऊंची मूर्ति जो है 51 फीट के राम जी की मूर्ति यहाँ पर हुई है। गोसे डैम जिसका पानी को सिर्फ आज उसको संपत्ति के तौर के ऊपर हम प्रयोग कर रहे हैं, जल पर्यटन के माध्यम से जिस तरीके से लोग गोवा जाते थे वो आज वहाँ पे वैनगंगा किल आने वाले, ये सकारात्मक पक्ष है। पिछले 2.5 साल में 5,000 करोड़ के काम यहाँ पर हुए हैं। तो निश्चित रूप से अभी के राजनेता उस दृष्टि से अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और ये अगर सकारात्मक पक्ष अगर देखें और यही अगर आगे जाते ही रहा तो भेल जो आज हम भेल की ज़मीन के ठीक है, भेल नहीं लगेगा और दूसरा कुछ लगेगा, लेकिन ये ज़मीन हमारे प्रयोग में ज़रूर आएगी। वहाँ पे ऐसा उद्योग ज़रूर लगेगा कि जो हमारे भंडारा और गोंदिया ही नहीं पूरे विदर्भ की तस्वीर और तरक्की पूरी बदल दे के रख देगा। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत बाकी जैसा विजय जी ने बताया कि सपने थे और जो किसान थे उन्होंने अपनी ज़मीन दी, उनको उम्मीद थी कि यहाँ प्लांट लगेगा, क्षेत्र में उन्नति आएगी, जो उनके युवा हैं क्षेत्र के उनको रोज़गार मिलेगा, मगर वैसा हो नहीं सका। मगर विजय जी कहते हैं उम्मीद जो है वो हमेशा रहती है। अब भेल का प्लांट लगेगा या वहाँ कोई और प्लांट लगेगा, इतनी बड़ी ज़मीन एक्वायर कर रखी है सरकार ने, तो उसके पीछे विजय जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली, वो ये कि जो राजनेता हैं उनको इच्छा शक्ति दिखानी होगी, एकजुट होना पड़ेगा, तभी इस भंडारा क्षेत्र में उस जगह पर कुछ हो पाएगा। जी, अभी मुझे चर्चा के अंदर में याद आया कि और एक इसमें सकारात्मक पक्ष अगर आप देखेंगे तो अभी जो नवनिर्वाचित यहाँ पे सांसद हुए डॉक्टर प्रशांत पडोले, अच्छे क्वालिफाइड पर्सन है, उन्होंने संसद के अंदर में मुद्दा उठाया भी था और मंत्रालय को उस संबंध में प्रश्न भी किया कि भेल की परियोजना के लिए जो हमने ज़मीन एक्वायर करके रखी वहाँ पर क्या होने जा रहा है। तो वे खुद भी इसके लिए प्रयास थे। इसे हम संकेत माने, इसे शुभ संकेत माने, सकारात्मक दृष्टि से देखें तो ऐसे में उम्मीद तो बनी रहेगी। बिल्कुल। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि भाई उम्मीद जिंदा है, उम्मीद बाकी है, राजनेताओं को इच्छा शक्ति दिखानी होगी, तभी शायद जो 510 एकड़ ज़मीन ले रखी है सरकार ने उसमें कोई उद्योग लगे और क्षेत्र का भला हो सके। विदर्भ क्षेत्र है, विदर्भ महाराष्ट्र के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में माना जाता है। किसानों की आत्महत्याओं के तमाम लगातार मामले यहाँ से आते रहते हैं। ऐसे में वहाँ पर उद्योग लगेगा, रोज़गार आएगा, उन्नति आएगी, तो शायद ये मामले कम होंगे और जो पिछड़ा हुआ विदर्भ है वो आगे बढ़ पाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस पर कुछ होगा। बाकी आप हमारी यात्रा लगातार देखते रहिए। कौन जीत रहा है, मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ जरी। शुक्रिया।